हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान की अनुसूचियाँ कितनी होती हैं और संविधान की अनुसूचियाँ स्पेशल वीडियो है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और उनका हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और अपना चैनल का नाम है VIP स्टडी ग्रुप और हमारा नाम है गुरदीप सिंह और आज आपको पढ़ाने वाले हैं अनुसूचियाँ। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 थीं और वर्तमान में 12 हैं। दोस्तों, संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थीं। 1951 के बाद 4 और शामिल कर दी गईं और इसलिए जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12 है दोस्तों। और पहले कितनी थी? 8 थीं। अब जो 4 लास्ट में इसमें मिलाई गई हैं, इसलिए इसकी कुल संख्या 12 हो गई है अनुसूचियों की वर्तमान में। प्रथम अनुसूची हम देख लेते हैं। इसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी का उल्लेख किया गया है। इसमें 28 राज्य हैं और जो 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो प्रथम अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में हम देख लेते हैं। भारत के सभी संवैधानिक पद, नियुक्ति, वेतन, न्यायालयों, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। जो द्वितीय अनुसूची में क्या है? भारत के सभी संवैधानिक पद, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो भी संविधान के अनुसार जो हमारे कर्मचारियों के पद होते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, उनको वेतन कितना दिया जाएगा और न्यायालय और पेंशन कितनी मिलनी चाहिए। इसके बारे में अलग अलग पदों के अनुसार इसमें द्वितीय अनुसूची में दिया हुआ है हमारे संविधान में। तृतीय अनुसूची देख लेते हैं। तृतीय, इसमें सभी संवैधानिक पद पर नियुक्ति होने वाले शपथ दिलाने का प्रावधान है। जो तृतीय अनुसूची है, इसमें क्या है? संवैधानिक पद, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और अलग अलग पदों के अनुसार उन पद के बारे में बताया गया है कि उनको जो नियुक्ति हम करेंगे तो उन्हें किस प्रकार शपथ दिलाई जाएगी और वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे। इन सभी बातों पर इसमें बताया गया है, जो हमारी तृतीय अनुसूची है दोस्तों। और ये सभी अनुसूचियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे संविधान में। और जो संवैधानिक पद होते हैं तृतीय अनुसूची में, उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया और उनकी जो प्रोसेस होती है शपथ दिलाने की, उसके बारे में भी बताया गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया। दोस्तों, जो चौथी अनुसूची है, इसमें क्या है? जो विभिन्न राज्य हैं और संघीय क्षेत्र हैं, उनका कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए राज्यसभा में, उसके अलग अलग जो भी उनका प्रतिनिधित्व है, अलग किस राज्य से कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किस संघीय प्रदेश से कितना होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से हमें चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्य और संघ का कितना कितना होना चाहिए। दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पाँचवीं अनुसूची। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया। जो हमारी पाँचवीं अनुसूची है, इसमें SC और ST के बारे में बताया गया है कि किसका प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए। विस्तार से इसमें बताया गया है पाँचवीं अनुसूची में। और उनका जो लोकल प्रशासन है, उसके नियंत्रण के बारे में बताया गया है कि उस जो एरिया है ST और ST की, वहाँ पर कैसा प्रशासन होगा, उनके जो भी निजी कार्य हैं उन पर जो हैं लोग, उनका हस्तक्षेप बाहरी लोगों का किस प्रकार उनके निजी कार्यों में हस्तक्षेप किस प्रकार करना है और किस प्रकार नहीं कर सकते, इसके बारे में बताया गया है पाँचवीं अनुसूची में। जो भी ST लोग होते हैं, उनके एक निजी अधिकार होते हैं, उनके संरक्षण के लिए कुछ निजी उन्हें अलग से वरीयताएँ दी गई हैं। उन पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी कर्मचारी सरकारी नहीं हस्तक्षेप कर सकता। उनके संरक्षण के बारे में बताया गया पाँचवीं अनुसूची में। अब हम छठवीं अनुसूची देख लेते हैं। इसमें बताया गया है असम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया कि उनको क्या क्या प्रावधान है। ये भी लोकल लोग हैं, असम है, मिज़ोरम है, मेघालय और त्रिपुरा। ये लोग पहले भारत में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी कि भाई हम आपके भारत में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमें कुछ स्वतंत्रताएं चाहिए, कुछ अपनी हमें अनुसार नियम चाहिए। हम अपने ही नियम कानून अपने हिसाब से बनाएंगे और
कोई भी हमारे निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इन्होंने कहा था। जो चारों राज्य हैं और इसलिए ये बाद में भारत में शामिल हो गए थे। इसलिए दोस्तों जो भारत सरकार है इनके निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उनका संरक्षण के बाद प्रावधान के बारे में बताया गया। बाकी जो जनजातियां हैं उनका जो संरक्षण है और वो निजी अपने उस क्षेत्र का यूज किस प्रकार करें उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। केंद्र सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो 6वीं अनुसूची है इसमें उनके संरक्षण के बारे में बताया गया है। वहाँ की जो जनजातियाँ हैं असम, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा की। दोस्तों 7वीं अनुसूची हम देख लेते हैं। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कुछ अगर छूट जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप नाराज़ मत होना दोस्तों। कई बार बोलने में भी वाणी फिसल जाती है, आप इस बात को इग्नोर करते चलिएगा। 7वीं अनुसूची हम देखने वाले हैं। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा है कि जो शुल्क एवं कर का है, क्योंकि जो भी राजस्व होता है शुल्क एवं कर के द्वारा वो केंद्र अपना अलग ले लेती है और राज्य अपना अलग ले लेती है। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर दोनों मिल बांट कर राजस्व लेती है। जो 7वीं अनुसूची है ये कर और शुल्क के बारे में इसमें मुख्यतः बताया गया है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसको अलग अलग बांटा भी गया है। दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहली हमारी है संघ सूची और दूसरी है राज्य सूची और तृतीय है हमारी समवर्ती सूची। इसमें बताया गया है, इसमें क्या है, जो संघ सूची है पहले इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में 100 है। दोस्तों जब संविधान बना था तो इसमें जो विषयों की संख्या थी 97 थी और बाद में जो इसमें वर्तमान में इसमें 3 विषय और बढ़ा दिए गए थे, इसलिए वर्तमान में इसकी संख्या 100 होगी यानी 100 हो गई। फिर आती है हमारी राज्य सूची, ये राज्य सरकार के अंडर आती है। इसमें जब संविधान बना था तो इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 61 विषय हैं। दोस्तों इसमें क्या है, कुछ विषय घटा दिए गए हैं, जैसे 5 विषय घटा दिए गए हैं। इसको क्या किया गया, जो समवर्ती सूची है इसमें जोड़ दिया गया। देखते हैं इसमें पहले जो संविधान बना तो इसमें 47 विषय थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं इसमें 52 विषय हैं। दोस्तों क्या है, 47 से बढ़कर 52 हो गए। इसमें 5 विषय जो राज्य सूची से यहाँ से उठाकर समवर्ती सूची में लाया गया। समवर्ती सूची पर दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बराबर अधिकार होता है। ये इसमें विषय आते हैं और उन विषयों पर दोनों का अधिकार होता है, जबकि संघ सूची में जो केंद्र सरकार होती है उसके विषय माने जाते हैं और जो राज्य सूची होती है जो राज्य सरकार के अंडर आती है। ये होता है कर एवं शुल्क का बंटवारा, जबकि समवर्ती में दोनों का अधिकार बराबर होता है। ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। दोस्तों समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मेरी तो उम्मीद यही है। दोस्तों 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। इसमें बताया गया है, इसमें भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो इसमें भारत जो 22 भाषाएँ थीं, इसमें वर्तमान में है 22 भाषाएँ। जब संविधान बना था दोस्तों तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं, केवल 14 भाषाएँ थीं। दोस्तों जब संविधान बना था तो इसमें 14 भाषाएँ थीं। बाद में क्या हुआ, 22 भाषाएँ हो गई। इसमें कुछ भाषाओं को जोड़कर अब वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं 8वीं अनुसूची में। दोस्तों ये आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान में जब संविधान बना था तो इसमें मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं, तो 14 थीं, लेकिन वर्तमान में इसमें 14 से बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में। दोस्तों पहले संविधान में 8 ही अनुसूची थी जब संविधान बना था, लेकिन संविधान बनने के बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। दोस्तों 1951 में हमारी 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ी तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। इसमें क्या आता है, इसके द्वारा राज्य के संपत्ति अधिग्रहण करने का उल्लेख किया गया है। जो संपत्ति अधिग्रहण का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अगर हाईवे रोड्स निकालने होते हैं तो वहाँ पर किसानों का खेत फंस जाता है तो वो संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है। इस नियम के अनुसार, इस जो अधिनियम के अनुसार वो संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है और
वह सड़क और हाईवे का निर्माण कर सकती है। पहले ये नहीं था, तो कोई भी सरकार ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी किसी भी संपत्ति पर, इसलिए ये लाया गया। क्योंकि कहीं पर सरकारी चीज़ें का अगर निर्माण होगा तो लोगों की, जाहिर सी बात है, वहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टी फंसेगी, तो फंसेगी, उनको बदले में मुआवजा दे दिया जाएगा और वहाँ पर सरकारी कार्य चालू हो जाएगा। इसलिए संपत्ति अधिग्रहण लाया गया। इसका भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए 1951 में 9वीं अनुसूची लाकर संपत्ति अधिग्रहण लाया गया। संपत्ति ग्रहण सरकार के द्वारा जो ग्रहण कर ली जाती है अपने यूज के लिए। सरकार कुछ बनवाना चाहती है तो कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति देने से मना नहीं कर सकता। इस अधिनियम के अनुसार उसको बदले में बस मुआवजा या पैसा दे दिया जाता है और सरकार वहाँ पर अपना निर्माण कार्य करवाने लगती है। 10वीं अनुसूची में देख लेते हैं। इसमें दल अदल बदल की नीति आती है। जो भी यहाँ पर राजनीतिक में राजनेता लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, वो इस नियम के ही अनुसार चले जाते हैं। इन अनुसूची की सहायता से ही वो दल अदल बदल कर लेते हैं। तो ये 10वीं अनुसूची की एक विशेषता है। 11वीं अनुसूची देख लेते हैं। इसमें क्या है, पंचायती राज्यों के संस्थानों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जो पंचायती राज्य अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है, इसमें क्या है, इसमें जो भी संस्थाएं पंचायती राज्य के अंतर्गत आती हैं उनके बारे में बताया गया है और कैसे एक गांव में ग्राम पंचायत होना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं कैसे बनानी चाहिए या चलानी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है 11वीं अनुसूची में। दोस्तों, इसलिए जो 11वीं अनुसूची है वो पूर्ण रूप से पंचायती राज्य व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया और उस पर ही समर्पित है। दोस्तों, अब लास्ट अनुसूची बची हुई है जो कि है 12वीं अनुसूची। इसमें हम जानने वाले हैं कि 74वें संविधान संशोधन में दोस्तों ये जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। इसमें संवैधानिक संशोधनों के बारे में बताएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कोई भी सिस्टम चलता है वो पुराना हो जाता है, फिर उसमें बदलाव की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारा संविधान है, कुछ समय बाद ये भी पुराना होगा, इसके रूल्स भी ब्रेक होंगे, तभी क्या होगा, इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। इसीलिए ये अधिनियम ये अनुसूची लाया गया। क्योंकि भाई संविधान है, उसके भी कुछ नियम और कानून हैं, कुछ समय बाद पुराने हो जाएंगे, तो पुराने हो जाएंगे, जाहिर सी बात है उसमें परिवर्तन होगा। तो इसीलिए संवैधानिक संशोधन ज़रूर होने चाहिए। किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ लंबे समय तक नहीं चल सकती है, समय के साथ परिवर्तन होना अति आवश्यक है। इसीलिए 12वीं अनुसूची लाई गई। दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत ही सरल और सहज तरीके से बनाया गया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए और हम आपकी बात को तुरंत ही अमल करेंगे और सुधार भी करेंगे। दोस्तों, अगर और भी आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।